हेलो साथियों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड सभी का स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूपी क्लासेस प्रयागराज के इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, जिंदाबाद होंगे। चलिए, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं आप सभी लोगों के लिए एक सीरीज चलाने वाला हूं और वो सीरीज है कि रटना नहीं सीखना है। एंड क्लास में नो बकवास, ओनली क्लास। तो हम सभी लोग बकवास ना करके, फालतू के इधर उधर की बातें ना करके डायरेक्टली हम लोग प्रश्न की ओर चलेंगे और इतिहास के सभी प्रश्न, अब तक के जितने प्रश्न बने हैं, आगामी एग्जाम में आपके जो भी प्रश्न बनेंगे, कैसे एग्जामिनर प्रश्न आपके सामने ला रहा है, वो प्रश्न अगर आप मेरे साथ रेगुलरिटी बेस पर लग जाएंगे तो निश्चिंत मानिए मैं आपको उन प्रश्नों के सामने, उन प्रश्नों को मैं आपको दिखाने वाला हूं जो प्रश्न मैं रियलाइज किया हूं कि ये प्रश्न आपकी मुट्ठी में होगा। लेकिन तब तक, जब तक आप सभी लोग ये नहीं देखेंगे कि प्रश्न आते कैसे हैं, आएंगे कैसे, आइए उन्हीं पर हम लोग चर्चा करते हैं मेरे भाई। तो इतिहास के अगर प्रश्नों को, अगर एक आपके अंदर जुनून है इस लूसेंट की सीरीज में, तो आप लोग लग जाइए, लग जाइए, लग जाइए बच्चे। बहुत शानदार बैच करने वाला हूं। चलिए आइए देखते हैं आज का ये हम लोग किस टॉपिक पे चर्चा करेंगे, क्योंकि ये आज आपकी लूसेंट की पहली क्लास है। और आपको जैसा कि दिख रहा होगा कि प्री हिस्ट्री, प्राग ऐतिहासिक काल, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो सीधे आपके पेपर में आते हैं। और मैंने एक टाइटल दिया है और इस बैच, इस सीरीज का आप ये एक ही नाम समझिए कि नो बातें सीधी क्लासें, नो बातें सीधी क्लासें, क्लास नंबर 1। आइए हम बढ़ते हैं आज के अपने हम प्रश्नों की ओर। प्रश्न आपके सामने ये रहा। देखिए, आपकी स्क्रीन पर मैं डेली बेसिस पे उन प्रश्नों को दिखाने वाला हूं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आते हैं प्रश्न, सीधे आपके एग्जाम में मिलेंगे भी। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और पहला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए हर एक प्रश्न में आपकी वैरायटी होगी, हर एक प्रश्न में मैं आपको समझाने की कोशिश भी करूंगा। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे क्या कहते हैं। देखिए, मैं अंत में आपके लिए एक दो प्रश्न छोड़ूंगा भी, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में पिन करना होगा। देखिए, सीधी सी बात समझिए, आपके मन में प्रश्न आते होंगे, क्या सर, बहुत से लोग सोचते होंगे कि क्या आज हम सभी लोग जो मानव हैं, क्या मानव का जन्म, मानव का विकास एक ही क्रम में हो गया? 2023 के युग में जी रहे हैं, क्या आप सोच रहे हैं 2023 में ही सिर्फ मानव रहेंगे, आगे आने वाले समय में मानव नहीं रहेंगे? नहीं भाई, मानव का विकास भाई अचानक से नहीं हुआ है, अपितु बहुत वर्षों पहले एक ये क्रम है, एक पीढ़ी है जो दर बदर चली आ रही है। देखिए, हम सभी लोग आधुनिक युग के मानव हैं, तो हम बात करेंगे प्राचीन काल के मानव की। तो प्राचीन काल में, अगर प्राचीन काल में देखा जाए तो प्राचीन भारत के इतिहास को अगर अध्ययन की दृष्टिकोण से देखेंगे, 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, एंड तीसरा ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, ये 3 कालखंड हैं जो परीक्षा के लिए उपयोगी भी है और प्राचीन काल के मानव के बारे में जानने के लिए भी उपयोगी है। तो प्राग ऐतिहासिक काल उस मानव इतिहास कालखंड का वह कालखंड है जब हम जैसे मानव प्राचीन काल में थे, लेकिन उन्होंने अपनी बारे में न तो कोई लिपि दी, न तो वो अपने बारे में बताए कि मैं ये था, मेरा जन्म ये था, मेरा जन्म यहां हुआ था। तो प्राग ऐतिहासिक काल के मानवों के बारे में कोई लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ। और हम कह सकते हैं, जब जिस भी इतिहास के उस पन्नों को उजागर करें जिसमें कोई लिखित विवरण नहीं मिला है, उस काल को हम लोग बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल से मतलब है कि पत्थर का काल, स्टोन एज के बारे में बात करता है प्राग ऐतिहासिक काल। जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, प्राग ऐतिहासिक काल का जहां पे टाइम पीरियड समाप्त हुआ, जब मानव धीरे धीरे अपने विकास के क्रम में बढ़ रहे थे, तो वहीं पर एक काल और आया, आद्य ऐतिहासिक काल। और आद्य ऐतिहासिक काल मानव इतिहास कालखंड का
वह कालखंड है जब मानव ने अपने बारे में लिखित साक्ष्य दिया, मगर आज के इतिहासकार, प्राचीन इतिहासकार इनकी लिखी गई लिपि को पढ़ा नहीं गया, इनके स्ट्रक्चर को नहीं पढ़ा गया, तो ऐसे कालखंड को हम लोग बोलते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। वहीं ऐतिहासिक काल की अगर मैं बात करूं तो ऐतिहासिक काल भी हम जैसे प्राचीन काल के मानवों का वो इतिहास है जब मानव ने अपने बारे में लिखित विवरण भी दिया कि मैं ये था, मैं वो था, और इनकी लिखी गई बातों को पढ़ा गया। अब आप कहेंगे सर क्या आपने पढ़ा है क्या? भाई आप पढ़ते नहीं है वेदों के बारे में, तो ये वही काल है अर्थात वैदिक काल, जिसमें हम लोग वेदों के बारे में अध्ययन करते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो आई होप कि आप सभी लोगों को पता होगा यहाँ पे क्या कह रहा है कि लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया गया। भाई ऐसे काल को हम लोग नाम देंगे प्राग ऐतिहासिक काल। सब हर एक क्वेश्चन पे आपकी सीरीज होगी, हर एक क्वेश्चन पे उसकी गहराई में घुसेंगे, ये प्रश्न पूछा है तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है। आइए देख लेते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस काल को क्या कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख नहीं पढ़े गए। ये तो वही बात हो गई, अभी अभी आपने बताया था कि ये काल तो वही था जब मानव ने अपने बारे में लिखित साक्ष्य दिया मगर उनकी लेखन कला को नहीं पढ़ा गया। तो ऐसे काल को हम लोग बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल। और आद्य ऐतिहासिक काल में ही हम लोग पढ़ते हैं IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। क्या सिंधु घाटी सभ्यता की स्क्रिप्ट को, लिपि को आज तक पढ़ा गया है क्या? जी नहीं पढ़ा गया, बिल्कुल नहीं पढ़ा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है किस काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था? मेरे भाई आज हम सभी लोग हैं कि भैया आग हमारे संपर्क में है, आग से हम परिचित हैं, आप परिचित हैं, तो कोई भी चीज हो, पकवान की कोई भी चीजें हैं तो हम सभी लोग उसे भोजन के रूप में बनाकर खा लेते हैं, लेकिन प्राचीन काल में ऐसा नहीं था। तो ये वही कह रहा है किस काल के मानव की जीविका मुख्य आधार शिकार था। तो सबसे पहला प्राग ऐतिहासिक कालखंड, क्योंकि वो वही तो था स्टोन एज, पत्थरों का काल, और मानव पत्थरों का ही प्रयोग करता था, पत्थरों के औजार का प्रयोग करके शिकार किया करता था। और ऐसे काल को हम लोग कहते हैं पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल अर्थात पैलियोलिथिक एज, ठीक है, पूरा पाषाण काल। याद रखिएगा जब मानव पूर्ण रूप से सिर्फ और सिर्फ शिकार पर ही निर्भर था कि शिकार ही मेरा भोजन है, शिकार ही मेरा भोजन है, तो ऐसे काल को हम लोग कहते हैं पूरा पाषाण काल। आइए हम लोग चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन के 3 प्रश्न हो गए हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे क्या कहते हैं? अब आप लोग जल्दी से बताएंगे। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उस काल को कहते हैं, मैं क्यों बताया अभी, क्योंकि मैंने आपको बताया फिर ये प्रश्न रिपीट हुआ। ऐसे काल को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जल्दी से आप लोग बताइए, प्राग ऐतिहासिक काल। क्योंकि मैं जान रहा था कि अगर मैं प्रश्न रिपीट करूंगा तो आप सभी लोग तुरंत बताएंगे कि सर अभी अभी आपने बताया प्राग ऐतिहासिक काल मानव कालखंड का वही कालखंड है जब मानव ने अपने बारे में लिखित साक्ष्य नहीं दिया गया। तो इनके बारे में अध्ययन कैसे करते हैं भाई? पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर, जैसे पत्थर हो गए, ETC हो गया, ठीक है। लाइट गई। चलिए अगला प्रश्न की ओर देखते हैं भाई। 1 मिनट रुकिए जरा। तो हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ? देखिए इससे 2 प्रश्न आपके बनते हैं, 2 प्रश्न बनते हैं और दोनों बेहद ही इंपॉर्टेंट और बेहद ही खास हैं। एक तो पूछता है कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ, और दूसरा पूछता है कि मानव को आग जलाना या मानव आग जलाना किस काल में सीखा। तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा भाई पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल मतलब कि पूरा पाषाण काल में मानव को आग का आविष्कार हो गया था। मानव ये जानने लगा था कि आग नाम की कोई चीज भी होती है, मगर उसे क्या पता कि इस आग को हम अपने जीवन के रोजमर्रा में कैसे लाएं। अगर आपसे प्रश्न को थोड़ा सा चेंज करेगा कि मानव ने सर्वप्रथम आग को जलाना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आग को जलाना
किस काल में सीखा गया था? तो आप भी याद रख, आपको भी पता होना चाहिए कि मानव का सबसे क्रांतिकारी काल कौन सा था? नवपाषाण काल। नवपाषाण काल याद रखिएगा, नवपाषाण काल, जिसमें मानव ने एग्रीकल्चर को जन्म दिया, पहिए को जन्म दिया एंड बहुत सारी चीजों को जन्म दिया, जैसे आग को जलाना भी सीखा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। कह रहा है मानव द्वारा सबसे पहला धातु प्रयोग किया गया, मतलब मानव के द्वारा सबसे पहला धातु प्रयोग किया गया, वो धातु कौन सा था? तो धातु की अगर मैं बात करूं, क्योंकि मानव के बारे में देखा जाए तो सबसे पहले आता है प्राग ऐतिहासिक काल, फिर उसके बाद आता है आद्य ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल पत्थरों का काल, आद्य ऐतिहासिक काल सिंधु घाटी सभ्यता। तो भाई प्राग ऐतिहासिक काल में एक काल ऐसा आता है जिस काल को हम लोग बोलते हैं ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल, चैल्कोलिथिक एज, ठीक है। मानव ने इस ताम्रपाषाण काल में सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया? तांबा। याद रखिएगा तांबा, ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है, ये रेलवे, सीजीएल, सीएचएसएल, ये कई एसएससी एग्जाम में सीधा प्रश्न आपको देखने को मिल जाता है मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कृषि की खोज किस काल में हुई? मैंने अभी अभी आपको बताया कि ये नवपाषाण काल है, ये बहुत ही क्रांतिकारी काल था, क्योंकि प्राग ऐतिहासिक काल के 3 कालखंड, सबसे पहला पुरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा नवपाषाण काल, ठीक है। तो आपसे जब भी पूछा जाएगा कि कृषि का खोज किस काल में किया गया था, आप मुस्कुराते हुए बताइएगा नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल, नियोलिथिक एरा। आपके एग्जाम में यह भी बन सकता है कि जब मानव ने कृषि को जन्म दिया तो कृषि के रूप में मानव ने सर्वप्रथम किस अनाज को उगाया? उस अनाज का नाम था जौ, जिसे प्राचीन काल में यौ भी कहा जाता था, ये भी आप मत भूलिएगा। आइए देखते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न क्या कह रहा है ये देखिए। जो जस्ट मैंने आपको बताया कि मानव द्वारा उगाई गई सबसे पहली फसल कौन सी थी? मानव द्वारा उगाई गई सबसे पहली फसल कौन सी थी? मेरे भाई आप भूलिए मत, आपके मन में यह होना चाहिए क्रांतिकारी काल कौन सा काल? नवपाषाण काल। नवपाषाण काल, नवपाषाण काल। और मानव ने नवपाषाण काल में सबसे पहले क्या उगाया था? कृषि का साक्ष्य मिलता है नवपाषाण काल में। और कृषि में सर्वप्रथम क्या उगाया था मेरे भाई? याद रख लीजिएगा जौ, ठीक है। किसी को बोलते हैं प्राचीन काल में यौ, याद रख लीजिएगा जौ या यौ। उसके बाद प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कृषि का प्रथम उदाहरण, जब ये कृषि नवपाषाण काल में हुआ, मानव ने सबसे पहले किस फसल को जन्म दिया? जौ को। तो वो कोई लोकेशन था, कोई स्थान था, वो स्थान क्या था जहां पे सबसे पहले कृषि का साक्ष्य मिलता है? जल्दी से आप लोग बताइए। उस स्थान का नाम है मेहरगढ़। उस स्थान का नाम है मेहरगढ़। ये मेहरगढ़ स्थित कहां पे है? वर्तमान के पाकिस्तान में, याद रखिएगा। और यहीं से कृषि का सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है मेरे भाई, भूलिएगा मत। ये मेहरगढ़ बेहद ही इंपॉर्टेंट, बेहद ही खास है, याद रख लीजिएगा, बेहद ही इंपॉर्टेंट, बेहद ही खास है। आइए अगर मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 9 की, चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिलता है? बहुत ही डाउट वाला प्रश्न। इस प्रश्न में भाई बहुत डाउट है भाई। बहुत से लोगों को यह पता होगा कि सर 2 प्रश्न पूछता है, एक तो कोलडीवा और एक लहुरा देव, तो हम किसे वरीयता दें? भाई वरीयता किसे हम दें? ध्यान दीजिएगा, अगर आपके ऑप्शन में भाई 4 विकल्प होते हैं, चारों विकल्प में मान लीजिए एक विकल्प कुछ और है, दूसरा कुछ है, तीसरा विकल्प में अगर आपसे दिया गया है लहुरा देव, और चौथे विकल्प में दिया गया है कोलडीवा, चौथे विकल्प में दिया गया कोलडीवा, तब आप इस कंडीशन में क्या जवाब देंगे मेरे भाई? आप वरीयता दीजिएगा लहुरा देव को। लहुरा देव को वरीयता दीजिएगा मेरे भाई, जो दोनों के दोनों स्थल कहां पे स्थित हैं? उत्तर प्रदेश में। क्योंकि पहले एग्जामिनर ये मानता रहा कि चावल का जो प्राचीन सा, जो हम लोग चावल खाते हैं, वो प्राचीन काल में कम मिला था। तो मेरे भाई याद रखिएगा, उसका साक्ष्य एग्जामिनर पहले कोलडीवा को मानता था, लेकिन अब एक नए स्थल की खोज हो चुकी है, और वो स्थल कौन सा है? लहुरा देव। अगर लहुरा देव ऑप्शन में नहीं है तो आप कोलडीवा को वरीयता देंगे, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बस
बस 5 मिनट का समय और लूंगा मैं आपके लिए। ये प्रश्न डेली आपकी सीरीज चलेगी, ठीक है ना। कुल्हाड़ी का सर्वप्रथम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? कुल्हाड़ी का सर्वप्रथम साक्ष्य, देखिए अगर मैं बात करूं कुल्हाड़ी की, तो कुल्हाड़ी का सबसे पहले 1863 में एक भूवैज्ञानिक थे, मतलब भूमि के उत्खनन से वो संबंधित थे, जिनका नाम था रॉबर्ट ब्रूसफुट। रॉबर्ट ब्रूसफुट, इन्होंने किस क्षेत्र में सबसे पहले हस्त कुठार यानी हाथ की बनी कुल्हाड़ी को जन्म दिया? भाई उसको एक खोज निकाले, वो स्थान था तमिलनाडु का पल्लवरम। तमिलनाडु के पल्लवरम में इन्होंने सबसे पहले खोज निकाला कि सर्वप्रथम कुल्हाड़ी का साक्ष्य कहां पे मिला है? तमिलनाडु के पल्लवरम से। ये कब मिला है? 1863 ईस्वी में, याद रखिएगा, भूलिएगा मत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार बने थे। मतलब पूर्व से मतलब क्या होगा? पहले। पूर्व मतलब हो जाएगा पहले, और उसके औजार कब बने हैं? याद स्फटिक। इस स्फटिक का मतलब होता है पत्थर। इस स्फटिक का मतलब होता है पत्थर। तो ये स्फटिक के सारे औजार आपके प्राचीन काल में निर्मित हुए थे, क्योंकि प्राग ऐतिहासिक काल ही पूरा का पूरा स्टोन एज था, ठीक है ना। अगला देखते हैं, मृतकों का टीला कहा जाता है। मेरे भाई सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल अगर कोई है तो उसी को कहा जाता है मृतकों का टीला, अर्थात मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला, सिंध का बाग, सिंध का नकलिस्तान। एंड ये भी पूछा जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थल जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, वो यही है, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए नर्तकी की कांस्य की प्रतिमा, वो उसका साक्ष्य कहां से मिला है, तब भी आप बताइएगा मोहनजोदड़ो। चांदी का प्राचीनतम साक्ष्य वो कहां से मिला है? वो भी मोहनजोदड़ो से, याद रखिएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं मृतकों का टीला। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पुरा पाषाण कालीन बस्ती थी। देखिए पुरा पाषाण कालीन भाई बहुत सारी बस्तियां थी। जैसे मैं ये कह लूं, सबसे पहले अगर मैं बात करूं भीमबेटका, ये स्थल कहां पे देखने को मिला है? मध्य प्रदेश के किस जिले में? रायसेन जिले में। याद रखिएगा मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में ये भीमबेटका साक्ष्य देखने को मिला है। याद रखिएगा ये कुछ महत्वपूर्ण पुरापाषाण कालीन स्थल हैं जिसके खोजकर्ता कौन थे, जिसके खोजकर्ता आप कमेंट बॉक्स में हमें पिन करेंगे। मैं देखना चाहूंगा क्या आप बता पाते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 14, नवपाषाण कालीन बस्ती थी। भारत में नवपाषाण कालीन बस्तियों की अगर मैं बात करूं तो आप लोग यहां पर जल्दी से लिखिए जो इंपॉर्टेंट है, जैसे बागौर, आदमगढ़, उसके अलावा सरायनहर, महदहा एंड वीरभानपुर। वीरभानपुर है कहां पे? वेस्ट बंगाल में। सरायनहर और महदहा की बात करें ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। बागौर पशुपालन का सर्वाधिक साक्ष्य, बागौर जो राजस्थान में स्थित है यहाँ पे है। आदमगढ़ की मैं बात करूं ये मध्य प्रदेश में। आज का लास्ट प्रश्न, ताम्रपाषाण काल की बस्ती थी, ताम्रपाषाण कालीन बस्ती थी। ताम्रपाषाण कालीन मतलब समझ रहे हैं आप? ताम्र से मतलब यहाँ पे हो जाएगा तांबा, पाषाण से मतलब हो जाएगा पत्थर। जब मानव ने एक ऐसा काल आया जब मानव ने तांबे को पत्थर में मिक्स कर दिया, ठीक है, तो उसी काल को हम लोग बोलते हैं चैल्कोलिथिक एरा। जिससे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं कह सकता हूं दैमाबाद, ये भी ताम्रपाषाण कालीन स्थल महाराष्ट्र में स्थित है। उसके अलावा चौपानी मांडू, ये सारे के सारे स्थल जो है इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आज का ये आप सभी लोगों को जो सेशन था ये बहुत ही यूनिक और बहुत अच्छा लगा होगा। मेरे भाई याद रखिएगा हम लोग डेली इसी सीरीज में आएंगे और हमारी सीरीज का नाम होगा 9 बातें सीधी क्लासें, क्लास नंबर 1, ठीक है। ये सीरीज आपकी जो चलने वाली है 9 बातें ओनली क्लासें। याद रखिएगा अगर आपको हमारे द्वारा जो भी सेशन लिया गया मेरे भाई, अगर आपको 100% में से
1% में भी समझ में आया हो मेरे भाई तो याद रखिएगा, उन लोगों के पास आप वीडियो को शेयर करिए जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, वो चाहते हैं कि इस तरह के जो इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं सीधे आपके एग्जाम में आए, तो उन्हीं के पास शेयर करिएगा, फालतू के पास नहीं। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम आपको आगामी सेगमेंट में, तब तक के लिए जय हिंद एंड नमस्कार।